हाँ, तो यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है। पूरे 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। तो इसकी अपन को तैयारी किस हिसाब से करनी है, मैंने उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाया है। जैसे आपका क्वेश्चन में अगर बात करूँ तो क्वेश्चन तो ये है कि एक्सप्लेन द रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है, उसके ह्रास होने के, उसके खत्म होने के क्या क्या कारण, जिम्मेदार कारण है, ठीक है। यानी कि उन विभिन्न कारणों की विवेचना करें जो जैव विविधता के खत्म होने के या फिर ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस पर सीधा आंसर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। जैसे बुक में क्या होता है कि सीधे रीजन दिए होते हैं, या फिर गाइड अगर यूज करते हो तो सीधे गाइड में ये वाला लाइन लिखी होती है कि ये रीजन है और ये रीजन अकॉर्डिंग आंसर लिख दो। लेकिन इन रीजन की डायरेक्ट लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, इसलिए इसका लिखने का पैटर्न ये है कि मैंने 2-3 पॉइंट भी लिखे हैं, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट आपको लिखने के बाद फिर अपन को रीजन स्टार्ट करने हैं। इसलिए नोट्स, परफेक्ट नोट्स बनाओ, जैसे मैं आपसे बनवा रहा हूँ वैसे लिखोगे तभी मार्क्स पूरे मिलेंगे। जैसे मैंने क्या लिखा कि वर्तमान में मनुष्य के क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध विध्वंस से जैव विविधता तेजी से खत्म हो रही है, कम हो रही है। बिल्कुल सही है। आपको पता है 8% ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब है कि मनुष्य क्या करता है कि पेड़ पौधों की कटाई करता है, चाहे वो कारण कोई से भी हो। भले ही वो सड़क निकालें, जिस जंगल के अंदर से सड़कें निकाल दी, बहुत सारे पेड़ पौधे कटते हैं, या फॉरेस्ट के अंदर से, या फिर अपने खेतों में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, या फिर ऐसा मान लो कि शहरीकरण हो रहा हो, शहरों में बड़े बड़े मकान बन रहे हो, अर्बनाइजेशन। तो इन सब रीज़न की वजह से क्या होता है कि नेचर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो ये मनुष्य की एक्टिविटी हो गई। एंड द इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग रैपिडली, यानी कि वर्तमान मनुष्य के क्रियाकलापों इन सब के कारण जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, विध्वंस हो रहा है, जैव विविधता तेजी से खत्म हो रही है। ऐसी 2 लाइन लिखोगे तो अच्छा आंसर बनेगा। एक सर्वे हुआ था, मतलब अकॉर्डिंग टू आपकी बुक में दे रखी है वाली बात जो मैंने लिखी है, क्या कि हमारे जो वर्तमान की बात करें, एट प्रेजेंट की बात करें, तो पृथ्वी पर जो हमारी अर्थ है उस पर क्या है कि प्रत्येक 8 में से 1 चिड़िया, ध्यान से सुनना ना, प्रत्येक 8 में से 1 चिड़िया, प्रत्येक 4 में से 1 स्तनपायी, स्तनपायी मतलब जो दुधारू पक्षी या पशु होते हैं जो दूध देते हो, प्रत्येक 4 में से 1 शंकुधारी वृक्ष, प्रत्येक 3 में से 1 उभयचर, उभयचर का मतलब जो मेंढक लाइक, जो पानी में भी रह सकता हो और बाहर भी रह सकता हो, और प्रत्येक 7 में से समुद्री कछुए विलुप्त होने का खतरा झेल रहे हैं। मतलब कि 8% 1 बर्ड फ्रॉम एवरी एटम ऑन अर्थ, 1 मैमल फ्रॉम 4th, 1 coniferous tree out of 4, 1 amphibian in every 3, 6 of the 7 sea turtles are facing the risk of extinction, यानी कि खत्म होने के कगार पर है, खतरा मंडरा रहा है इनके ऊपर। अगर ऊपर वाली बात लिखो तो इजी है, वैसे मन से लिख सकते हो कि मनुष्य की द्वारा की गई एक्टिविटीज से हम खत्म होते जा रहे, बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। और इनमें से अगर 2-4 बातें भी लिख दी कि 8 में से एक चिड़िया, तो थोड़ा एक अच्छा आंसर बन जाएगा। 1 बर्ड फ्रॉम एवरी एट ऑन अर्थ, फिर ये आप लिख दो 1 एम्फीबियन एवरी 3, तो कुछ 2-3 बातें भी अगर याद रहेगी तो बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। फिर तीसरा है, एक सर्वे और हुआ था गत वर्षों में, हम देखें तो गत वर्षों में भारत में एशियाई चीता, जोवाइन गेंडा, हिमालयन क्वेल, पिंक हेडेड डक, मतलब गुलाबी सिर वाली पिंक हेडेड डक पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं, अब ये नहीं मिलते। तो कितनी खराब बात है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एशियन चीता, जेवनीज है, वैसे तो जेवनीज बोल दो, चाहे हिंदी में जावाइन होता है, राइनोसोर्स, हिमालयन क्वेल एंड पिंक हेडेड डक बिकम कंप्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। भारत में अब ये नहीं पाए जाते। तो ये ऐसे कुछ बातें लिखने के बाद में आपको लिखना है कि ये सम रीजंस हैं आज के जनरेशन में, आज के टाइम में जो हमारी इस बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी कि जैव विविधता संकट के निम्न कारण है। पहला, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। क्या कि देखो प्रकृति ने प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक निश्चित आवास निर्धारित किया है। प्रकृति ने प्रत्येक, आपको पता है हर जीव जंतु होते हैं ना, उनका एक आवास होता है, वो वहीं पर रह पाते हैं। जैसे आप देखो, कभी आपने अगर नीलगाय देखी है, नीलगाय जिसे लोकल लैंग्वेज में रोज बोलते हैं, रोजडा बोलते हैं, अलग अलग वर्ड होते हैं उसके लिए। तो वो क्या होता है कि वो इंसान को देख के बड़ा हड़बड़ा के तेजी से भाग जाता है, क्योंकि वो शांत माहौल में रहा हुआ होता है। और अगर अपन क्या करेंगे, अपन ने अगर इनको डिस्टर्ब किया तो ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे जा रहे हैं। यानी कि उन प्रत्येक जीव जंतु का एक रहने का एक आवास होता है, वो वहीं रह पाएंगे। लेकिन होता क्या है
कि विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो आपको पता है आवश्यकताएं बढ़ जाएगी, आवश्यकताएं मतलब नीड्स बढ़ जाएगी, चाहे वो रहन सहन की हो, चाहे वो खाने पीने की हो, सबकी बढ़ जाएगी। तो इन सब की पूर्ति के लिए हम इन प्राकृतिक आवासों को नष्ट करके आबादी व कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं। अब सोचो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, तो रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए अनाज दाने चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? तो फिर प्रकृति नष्ट होती जा रही है, इससे इन जैव विविधता खत्म होती जा रही है ना। बट इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन of the world, we are expanding the townships and agricultural land by destroying ठीक है, natural habitats, destroying these natural habitats। ये कारण है बहुत बड़ा। दूसरा है प्राकृतिक आवास विखंडन, ठीक है, यानी कि वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास जो पहले विस्तृत क्षेत्र में अभिव्यक्त रूप में फैले थे। देखो होता क्या, ये पूरा भी लिखा नहीं मैंने, पूरा लिखूंगा तो समझा जाएगा कि द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड क्रिएचर्स विच वर अर्लियर एक्सटेंसिवली एंड इनडिस्क्रेटली स्प्रेड इन द एरिया। वो कौन कौन से बताता हूँ कि देखो कि वन्य जो प्राणी होते हैं, मैंने अभी जो बात बताया आपको स्टार्टिंग में, जो जंगली जानवर होते हैं वो वनों में या फिर फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन हमने क्या करा कि वनों से या फॉरेस्ट से या जंगलों से हमने ट्रेनों की पटरियाँ निकाल दी, रेल लाइन निकल गई, पाइपलाइन निकाल दी, इलेक्ट्रिसिटी भेज दी, खंबे वगैरह। तो इन सब से क्या होता है, जैसे ट्रेनें चलती है तो ये खूब सारे ऐसे जानवर या बर्ड होते हैं जो डरते हैं, और डर के मारे वो वहाँ नहीं रह पाते, फिर कहीं और कहीं जाते हैं या फिर कहीं छुप के रहते हैं, तो वो मर जाते हैं कर करके। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो उनका फिक्स इलाका था, फिक्स उनका एरिया था। लेकिन हमने क्या करा, ट्रेनों की पटरियाँ निकाल दी, लाइट निकाल दी, गैस पाइपलाइन निकाल दी, पानी के बड़े बड़े बांध या पुल बना दिए, उससे बहुत सारी जो ये हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी वो खत्म होती जा रही है। ये सब रीज़न है, बहुत बड़े रीज़न। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दूं आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या कारण हैं कि बायोडाइवर्सिटी खत्म होने के कार पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पूरा बड़ा। अपन पूरी तैयारी करेंगे, इसलिए अभी सेकंड पॉइंट पूरा नहीं हुआ है, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हाँ, तो सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लो। Spread in the area have now been disrupted by the construction of roads, railways, gas pipeline, canal, electricity lines, dams and farms। ठीक है, ये सब रीज़न है जो हैबिचुअल जो फ्रेगमेंटेशन है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब जो प्राकृतिक आवास विखंडन उनका काम कर रहे हैं। यानी कि रेल मार्ग है, गैस पाइपलाइन है, नहर है, बांध है, विद्युत लाइन है, खेत आदि के निर्माण से विखंडित हो गए, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक जो क्रियाकलाप है वो प्रभावित होते हैं। तो ये कुछ रीज़न है आपको इसके अंदर, मतलब हर पॉइंट में दो तीन लाइन अपन को 3-4 लाइन लिखते हुए चलना है। अभी 2 पॉइंट में, नेक्स्ट 3 और थर्ड पॉइंट अपन यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। हाँ, ऐसे तीसरा पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। इसमें क्या है, बड़ा इजी है कि मानव गतिविधियों से आज पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का मतलब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, मेथेन गैस है, जैसी हानिकारक गैसें हैं। और आपने सुना भी होगा इससे ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है, ओजोन परत प्रभावित हो रही है, जिससे जो आपने एग्जाम्पल सुना होगा ताजमहल का, जो वाइट मार्बल से बना है, जो येलो होता चला जा रहा है। तो ये सब मानवों की द्वारा की गई है, जैसे गाड़ियों से ज़्यादा निकलने वाला धुआं है, चाहे और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, इन सब से क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रही है। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव सिग्निफिकेंटली enhance the amount of greenhouse gases on earth। ठीक है, और this has resulted in a continuous increase the temperature on the earth with the rise of temperature the ice on poles। very important बात है, टेम्परेचर अर्थ पे बढ़ गया, प्रभावित टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि तापमान पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के बढ़ने से द आइस ऑन पोल्स इज मेल्टिंग रैपिडली। जो हमारे ध्रुव हैं, समझ पा रहे हो, ध्रुव का मतलब पोल्स, जो हमारे पोल्स है, ध्रुव हैं, पढ़ेंगे अपन ज्योग्राफी में। तो वो मेल्टिंग रैपिडली, वहाँ पर बर्फ़ पिघलता चला जा रहा है, और जब ध्रुव का बर्फ़ पिघलता है सीधा समुद्र में जाता है, समुद्र मतलब सी में जाता है, और वहाँ से जो समुद्र में पानी जाएगा तो समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जल स्तर बढ़ जाएगा। वाटर लेवल अगर इंक्रीज होगा समुद्रों में, सीज में, तो क्या होगा, बाढ़ आने का खतरा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ें आएगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेन होगा, तो उससे क्या नुकसान ही नुकसान है। तो ध्रुव से बर्फ़ पिघल रहा है एंड द वाटर लेवल ऑफ सी इज इंक्रीजिंग। समझ गए,
ओके, यानी कि ग्रीन हाउस गैस में काफी मात्रा बढ़ गई, इस कारण से पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुव पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। और मैंने बताया दिया समुद्र का जलस्तर बढ़ने से नुकसान समझ गए होंगे आप। चौथा पॉइंट ये भी है, पर्यावरण प्रदूषण। देखो कि हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हाँ बिजनेस करना या फिर फैक्ट्रीज लगाना अच्छी बात है, लेकिन उससे नुकसान भी बहुत है। भाई फैक्ट्री करना, बिजनेस करना तो अच्छी बात है, वरना तो फिर पॉपुलेशन क्या खाएगी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ गई। लेकिन होता क्या है कि औद्योगिक अपशिष्ट जो प्रदूषित होती है ना भूमि और जल, वो अनेक वनस्पति और जीव नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ा इश्यू है उस वजह से। और ये तो चलो औद्योगिक अपशिष्ट हो गया है ना, यानी कि मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड इन द लैंड एंड वाटर पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स या इन्फ्लुएंस, एक ही बात है। लेकिन और दूसरी बात ये भी है कि ज़्यादा मात्रा में अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है ना। वायु प्रदूषण का मतलब जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। दूसरी तेजाबी वर्षा, तेजाबी वर्षा का मतलब एसिड रेन। एसिड रेन देखो मैं बताता हूँ, छोटी सी ऐसे रफली बात है कि जैसे काफ़ी दिनों से अगर बारिश होती है, सपोज ये भी सर्दी का विंटर का टाइम है, तो इनमें बारिश कम होगी, आपको पता है। तो अब होगा क्या, गाड़ियों का निकलने वाला धुआं वगैरह ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, जो जितना भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है ऊपर जाके जम जाता है। फिर जब अब इनके 5-6 महीने बाद या 3-4 महीने बाद बारिश होगी, जो पहली बारिश होगी हमेशा मोस्टली वो एसिड रेन ही होती है। मतलब क्योंकि इन्वायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है पहले गैसों से, धुएं से। इसीलिए कहा जाता है ना कि पहली बारिश में जैसे कुछ लोग होते हैं जो बाहर भीगते हैं, नहा लेते हैं, तो नहीं नहाना चाहिए। आपके लिए सजेस्ट यही है कि जो पहली बारिश होती है उसमें हमें कभी भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि एक बार जो फर्स्ट बारिश होगी वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होगी, जिससे हमारे स्किन डिजीज हो सकते हैं, बहुत सारे मैनी डिजीज हो सकते हैं उससे, ठीक है। इसलिए उसके बाद में 2-3 बारिश हो जाए, जब हमारा पूरा वातावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पूरा साफ हो जाए, उसके बाद नहा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी एक बड़ी झंझट है, इससे अनेक सूक्ष्म जीव और वनस्पति नष्ट हो जाती है। भाई एसिड रेन होगी तो बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे वो सब खत्म होते चले जाते हैं, ये भी एक कारण है। पांचवा, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रण विद्वहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि मनुष्य ने क्या करा, हालांकि वही वापस बता रहा हूँ मैं, बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मनुष्य ने व्यवसायिक लाभ के लिए पेड़ पौधों में जीव जंतुओं का अत्यधिक और अनियंत्रित दोहन किया है, जिस कारण कई प्रजातियों का खतरा अस्तित्व में पड़ गया। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेंगे अपन कि मैन हैज excessively exploited the trees and animals for his commercial benefits. This has resulted in the threat of extinction of many species. देखो होता क्या है, इंसान अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने धंधे के लिए किसी भी हद तक चला जा रहा है। खूब सारे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि जैसे भारत से जो अमेरिका और यूरोप जो हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है, वहाँ के लोग मेंढक जो होता है, फ्रॉग जो होता है, मेंढक की टांग को, जो मेंढक की टांगें होती है, उनसे सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए, अपने खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए सब्जी वगैरह के अंदर मसाले के रूप में डालते थे, ठीक है। तो अब वो लोग वहाँ पर जैसे होटलों में जाना है या फिर वहाँ के लोगों को पसंद आया, तो वो मसाले में या फिर लोग टांगों को खरीदने लग गए। मेंढक की जो टांगें होती है, लेग्स होती है, उनको लोग खरीदने के लिए चले गए। तो फिर हुआ क्या, वहाँ पर तो एक देश में इतनी टांगें, लेग्स होती नहीं है, तो भारत भी खूब सारा एशिया की कंट्री, और एशिया के अंदर इंडिया आता है, भाई हम एशिया के अंदर जाते हैं, एशिया महाद्वीप में। तो एशिया के लोग, जिसमें भारत भी शामिल था, इन्होंने भी खूब मात्रा में मेंढक की टांगें यहाँ से नॉर्थ अमेरिका को और अफ्रीका को, ये लोग जो हैं, सॉरी यूरोप के जो लोग हैं, उनको भेजी हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मेंढक की प्रजाति वो खत्म होती चली जाएगी। तो लेकिन इसके लिए क्या करा, फिर दिमाग में इन लोगों के बैठी, हालांकि एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो, हालांकि हमने इस पर बैन लगा दिया। ऑन 1 अप्रैल 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड द बिजनेस ऑफ द फ्रॉग्स। यानी कि जो मेंढक की जो हम यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे, उस पर हमने 1 अप्रैल 1987 को बैन लग दिया। अब इसके बाद में हम मेंढक की जो टांगें होती है वो यहाँ से वहाँ नहीं बेचते। एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, फ्रॉग लेग्स इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्लेवर ऑफ फूड। मेनी एशियन कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया एक्सपोर्टेड लेग्स ऑफ फ्रॉग्स। यानी उदाहरण क्या लिखा अपन ने कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मेंढक की टांगों का उपयोग खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए होता था, और भारत समेत कई एशियाई देश मेंढक की टांगों का निर्यात, का मतलब होता है भेजना,
भेजते थे। लेकिन नोट लिख चाहो तो आप नोट लिख देना 1 मार्क्स में, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्योंकि डीपली पेपर बनेगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं है इसको। कि 1 अप्रैल 1987 से भारत सरकार को मेंढकों के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। ठीक है, ओके। छठा पॉइंट है कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि व वानिकी व्यावसायिक प्रवृत्ति। देखो होता क्या है, एक्चुअल में किसान भी आजकल बहुत समझदार हो गए। किसान भी वही धान बोते हैं जो वाकई में अच्छा पैदावार दे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो संकर बीज, हाइब्रिड के जो सीड्स होते हैं यूज करते हैं। तो हाइब्रिड की सीड यूज करने से या फिर संकर बीज का इस्तेमाल करने से जो उनकी एक्चुअल जो जेनेटिक है, आनुवंशिक जो प्रवृत्ति है, वो खत्म होती चली जाती है। समझ पा रहे हो? क्योंकि जैसे सपोज अपन ने गेहूं बोया तो एक्चुअल में जो गेहूं होता था वो अलग है, उसमें शंकर यानी कि दवाएं डाल के फिर शंकर करके हाइब्रिड बना दिया, तो वो जो उसकी जेनेटिक जो उसकी प्रॉपर्टी उसको खो देता है। ये भी एक कारण है। यानी कि कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लालच में आज किसान उन्नत बीजी कुछ प्रजातियों को ही उगाता है, बाकी उगाता ही नहीं है, तथा अधिक उत्पादन देने वाले मवेशी की संकर नस्लों को ही रखता है, जिससे आनुवंशिक जैव विविधता तेजी से नष्ट हो रही है। जैसे एक तो मैंने आपको ये बता दिया कौन सा, कि अच्छी बीजें हाइब्रिड सीड्स का यूज करता है। इसमें कुछ मवेशियां भी ऐसी होती है, जैसे ये गाय, बकरी, भेड़ वो होती है ना, उनकी भी अच्छी नस्ल वाले कोई वो पालता है, बाकी पालता ही नहीं है। तो जो बाकी जो और प्रजातियां थी वो खत्म होती चली जा रही है, और जो अच्छी हाइब्रिड है वो ही बच रही है। तो ये भी एक जैव विविधता है, फिर बायोडाइवर्सिटी खत्म होने की एक रीजन है। In the greed of getting more production in less time, today's farmer grows improved seeds varieties only and maintains the more productive hybrid species, ठीक है, species of livestock या livestock. These practices have resulted in steep डिक्लाइन इन द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। यानी कि होता क्या जा रहा है, जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो अब खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि हम किसान भी आजकल जो प्रवृत्ति के किसान है वो हाइब्रिड लेवल की बीजें, हाइब्रिड लेवल की मवेशियां यानी कि जो छोटे मैमल्स वगैरह होते हैं उनका यूज करता है। समझ पा रहे हो? तो 6 लिख दिए। 2 या 3 रीजन इसके में और हैं, उसके बाद में क्वेश्चन अपना 6 नंबर का पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो छठे पॉइंट में थोड़ी सी 2 लाइन 3 लाइन और लिख लेना। जो अपन ने सीड से ले लिया था, नाज से ले लिया था, वनु से फॉरेस्ट से वो अपन ले लेते हैं कि इन द सम वे फॉरेस्ट ऑफ द सम स्पेसीज आर बीइंग प्लांटेड फॉर मीटिंग टुडेज नीड ऑफ पेपर, मैचेस, प्लाईवुड, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, देयरबाय डिक्रीजिंग द फाइनल बायोडाइवर्सिटी। कहने का मतलब ये है कि जो पेपर है, माचिस है या प्लाईवुड है या फिर औद्योगिक कच्चा माल है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, उसके लिए आज प्राकृतिक वनों को नष्ट करके एक प्रजाति के वन उगाए जा रहे हैं, जिससे जैव विविधता मतलब कमी आ रही है। मतलब ये जैसे आपको माचिस चाहिए, तो माचिस जिस पौधे की लकड़ी से बनती है, बस किसान या फिर ऐसा मान लो कि जो लोग हैं जो खेती करते हैं, पेड़ पौधे के वन बनाते हैं, वो उन्हीं पौधों को उगाते हैं, क्योंकि उनको उनसे आमदनी होगी। जैसे जिस पौधे की प्लाईवुड या लकड़ी जो फर्नीचर है वो अच्छी क्वालिटी का है, उन्हीं पौधों को उगाया जाता है, बाकी से पौधों को काट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म होती चली जा रही है, ये भी एक कारण है। ठीक है, फिर 7वां है इन्वेशन ऑफ फॉरेन स्पेसीज। ये भी बड़ी बात है, यानी कि जो विदेशी प्रजातियां वो भी हमारे यहाँ पर आ गई, तो हमारी जो लोकल प्रजातियां उसको वो खत्म होती चली गई। कैसे कि सम प्लांट स्पेसीज सच एज लंटाना वर इम्पोर्टेड फॉर ब्यूटिफिकेशन, यानी कि जो ये लंटाना है या फिर ऐसा मान लो कि हिंदी लेंटाना बोल दो इसको, ये कुछ प्रजातियां ऐसी थी जो सिर्फ सौंदर्यकरण के लिए, कुछ पादप का मतलब यहाँ पर लेंटाना ले लिया अपन एग्जाम्पल। तो कुछ पादप प्रजातियां ऐसी थी सिर्फ सौंदर्यकरण के लिए यहाँ लाई जाती थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि लेंटाना है, इसको अंग्रेज 1807 में भारत में लाए थे। फिर कलकत्ता के बोटनिकल जो गार्डन है, ठीक है, बोटनिकल गार्डन में लगाया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पसंद आ गया, इतना फैल गया कि ये पूरे उपमहाद्वीप में अब फैल गया। यानी कि लंटाना की बात करते हैं अपन कि द ब्रिटिश हैज़ ब्रोट लंटाना इन इंडिया इन 1807 एंड प्लांटेड इट in the botanical garden of Calcutta, but it gradually spread throughout the subcontinent, पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया।
इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले सकते हो कि जलकुंभी है या फिर जिसे वाटर लिली भी कहा जाता है। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, वाटर लिली को क्या कहते हैं, जलकुंभी, कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने पूरी लाइन ठीक से लिखी है कि इसी प्रकार जो जलकुंभी था जिसका नाम, जिसको वाटर लिली भी कहते हैं, ये अपने सुंदर जामुनी फूलों के कारण भारत में ब्राजील से लाया गया, किंतु आज ये भारत के जो मुख्य मुख्य जल स्रोत हैं, मतलब जितने भी जल स्रोत हैं, जल स्रोत का मतलब जहाँ जहाँ पानी स्टोरेज होता है, जैसे चाहे वो अपने गोवा के बीच हो चाहे कोई से भी हो, वहाँ पर सब जगह ये आपको मिल जाएगा जलकुंभी, जो हमारे यहाँ का नहीं है, समझ गए। यानी सिमिलरली हाइसिंथेसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर लिली ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल पर्पल फ्लावर्स was brought to India from Brazil, but today it has spread to so many water bodies of India. सब जगह मिल जाएगा। ये दो कारण अपन ने लिए, एक तो लेंटाना और एक लिया अपन ने ये वाटर लिली। ये दोनों ही भारत के नहीं हैं, विदेश में लाए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए लाए गए थे, सुंदरता के लिए लाए गए थे, लेकिन ये लोगों को इतने पसंद आ गए, हर जगह इसको अब लगा दिया गया है। इस वजह से जो हमारी जो लोकल डाइवर्सिटी है, लोकल जो प्रजातियाँ हैं वो खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि लोगों को ये ज़्यादा पसंद आ रही है, तो ये भी एक कारण है। फिर है सुपरस्टिशंस एंड इग्नोरेंस, ये भी है, लोगों को अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। अंधविश्वास है अज्ञानता, लोगों को ज्ञान भी नहीं है इस चीज़ का। वो बताता हूँ कि देखो, अंधविश्वास व अज्ञानता के कारण भी जीवों की जाति विशेष पर संकट बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पता है गागरोनी तोता, ठीक है, जो झालावाड़ के, हमारे राजस्थान में झालावाड़ का फेमस गागरोनी तोता है झालावाड़ का, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो फेमस कैसे है, उसका गागरोनी तोता फेमस कैसे है, क्योंकि वो इंसानों की बोली बोल लेता है, प्रॉपर इंसानों की बोली बोलता है। आपको प्रॉपर इंसानों की बोली बोलते नजर आएगा वो, कभी आप सर्च करना अगर आपने नहीं देखा हो तो वो जो गागरोनी तोता है वो बिल्कुल इंसानों की बोली बोलता है। तो लोग उसको उठा के ले गए, भाई उसको पकड़ के ले गए। पकड़ के ले जाने से क्या है कि फिर उनकी प्रजातियां, यानी कि उनकी पीढ़ियां नहीं चली, ठीक है, पीढ़ियां नहीं चली तो वो भी आज खत्म होने के कगार पे है। ये भी एक बड़ा कारण है। ऐसे ही गाँव के अंदर आपने सुना होगा गोयरा, सांप की तरह गोयरा भी होता है। गोयरा बड़ा हानिकारक माना जाता है गोयरा को। जिस बच्चे ने नहीं देखा उसका तो फिर कोई वो बात नहीं है, देखा नहीं देखा सुना तो होगा। गोयरा जिसको ऐसा माना जाता है, जो कि गलत भावना है, कि वो जहरीली सांस छोड़ता है, ठीक है, और उसकी सांस को सूंघ लेने से लोग मर जाते हैं। ये गांव में ऐसी कुछ भ्रांतियां, ऐसी भ्रामक स्टोरियां चलती रहती है, और इस वजह से गोयरा को देखते ही गांव के जो लोग हैं लाठियां भाटे लेके कूद पड़ते हैं, उसको मार देते हैं। उस वजह से आज गोयरा बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। ये दो एग्जाम्पल अपन को लिख के आना है, यानी कि ड्यू टू सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस ऑफ द पीपल द थ्रेट ऑफ सम स्पेसिफिक स्पेसीज ऑफ लिविंग बीइंग्स इंक्रीजिंग टर्म। ये पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है, ट्रीमेंडसली, ठीक है, ट्रीमेंडसली स्पेलिंग जो भी देख लेना, ट्रीमेंडसली, TREMENDOUSLY। एग्जाम्पल क्या है कि ड्यू टू द मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग द डायलेक्ट ऑफ ह्यूमंस पीपल स्टार्टेड द कैच द गोयरा को, सॉरी ये तो गागरोनी पैरेट है, हाँ चलो, गागरोनी पैरेट इन लार्ज नंबर एंड दिस रिजल्ट इन देयर लॉस। गागरोनी तोता को खूब सारे लोग पकड़ लेते हैं, इस वजह से आज ये खत्म होने के कगार पे हैं। सिमिलरली इन द रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान, यानी गाँव का जो राजस्थान है, गाँव का इलाका है, इट इज़ ए मिसकॉन्सेप्ट दैट द ब्रेथ ऑफ मॉनिटर लिजार्ड को हिंदी में गोयरा बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में लिजार्ड, इज पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस, सो द विलेजर्स ट्राई टू किल इट ऑन द वेरी साइट। ये बहुत बड़ी गलत बात है कि मनुष्यों की बोली बोलने वाला, जो समझने वाला भ्रामक अवधारणा के कारण गागरोनी तोते बड़ी संख्या पकड़े जाने के प्राय लुप्त हो गए हैं। इसी प्रकार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में यह भ्रामक धारणा है कि गोयरा की सांस जहरीली होती है, अतः ग्रामीण उसे देखते ही मारने का प्रयास करते हैं। ये गागरोनी तोता की भी स्टोरी ऐसी भ्रामक ही है, वो प्रॉपर मनुष्य की बोली नहीं बोलता, कुछ शब्द बोल देता है, लेकिन ऐसी अवधारणा ही चलती है तो प्रॉपर बोलता है वगैरह वगैरह, तो उसको भी पकड़ लेते हैं। ये खूब सारी ऐसी अंधविश्वास वाली बातें हैं जिस वजह से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है। आपको ये 8 के 8 पॉइंट लिख के आने, अगर एक क्वेश्चन 6 नंबर में आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट है और आने के पूरे चांस है। ये तो अपन ने पढ़े थे कारण, मतलब रीजंस, कि किस वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म होती चली जा रही है। और अब लास्ट जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर के लाइक हैं, वो भी
वो हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है, उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कैसे संरक्षण किया जाए, वो भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसे ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो 100% मैं कह रहा हूं आपको आने के चांस है इस बार। क्योंकि ये क्या है, ये हमारे की कैसे इस डाइवर्सिटी को बचाया जा सके, इसके लिए क्या क्या इंटरनेशनल और क्या क्या नेशनल एफर्ट्स किए जा रहे हैं, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से किए जा रहे हैं। अब मेरी बात सुनना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा क्वेश्चन ये आएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन इतना सा आ जाए ना कि इंटरनेशनल एफर्ट्स को लिखो, तब तो सिर्फ आपको इंटरनेशनल एफर्ट लिखना है, जिनके अंदर 5 पॉइंट होंगे, 3 तो मैं लिख दिए, 2 और लिखाऊंगा। और या फिर पूछे नेशनल एफर्ट लिखो, तो इसके बाद मैं सेकंड लिखाऊंगा नेशनल एफर्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पूछे तब बता दूंगा, राष्ट्रीय प्रयास पूछे तब बता दूंगा, और पूरा एक साथ 6 नंबर में आए तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस क्वेश्चन को पहले पूरी बात अच्छे से समझना। जैसे अगर ये 3 मार्क्स में आए, है ना, और आपसे पूछे कि राइट एन ऐसे एंड एफर्ट्स मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर ये पूरा क्वेश्चन आए 6 नंबर में, तब तो आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लिखने पड़ेंगे, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लिखने पड़ेंगे। जब आपसे पूछे कि जैव विविधता के संरक्षण तो जो कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नाम नहीं लिखा तो भी अपन को दोनों पूरा लिखना पड़ेगा, 6 नंबर में आएगा तब तो। लेकिन अगर 3 मार्क्स में भी आ सकता है ये, तो वो कह सकता है कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं या फिर कौन कौन से राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं, तब अपन को आधा आधा लिखना है। मतलब इसी क्वेश्चन को 3+3 में भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल 3 का, नेशनल 3 का, मतलब अंतर्राष्ट्रीय 3 का और राष्ट्रीय 3 का। ठीक है, अब देखो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट अपन को यहां से नहीं आना, थोड़ी सी बातें मैंने लिखी वो भी आपको लिख के आनी है। देखो बताता हूं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक IUCN नाम की एक संस्था है। ये जो ब्रांच है, जो संस्था है, वो इसने 5 कैटेगरी बताई है कि कौन कौन सी 5 कैटेगरी ऐसी सेलेक्ट करी है। कुछ वो जो खत्म हो चुकी, कुछ वो जो खत्म होने वाली है, कगार पे हैं, कुछ वो जो लगातार कम से कम होती जा रही है। इस तरीके से 5 पार्ट उसके हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे। पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं, आंसर कैसे लिख के आना है। ए नंबर ऑफ एफर्ट्स आर बीइंग मेड एट इंटरनेशनल, समझ पा रहे हो, इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड लोकल, 3 है, इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल लेवल, टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसका मतलब 3 हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे भी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर 3 प्रयास किए जा रहे हैं। यानी संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। अब बारी बारी अपन तीनों उठाते हैं। पहला अपन लेते हैं इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कि देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है कि विश्व में जैव विविधता के निरंतर ह्रास का मतलब होता है कमी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन वर्ष 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, फुल फॉर्म क्या हो गई हिंदी में, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन हुआ। इस संस्था द्वारा 4 वर्ष तक विश्व के विभिन्न पादप व प्राणी जातियों का अध्ययन कर 1972 में एक बुक प्रकाशन किया जिसका नाम था रेड डाटा बुक। पूरी बात समझाता हूं। हुआ क्या कि 1968 के अंदर, 1968 के अंदर IUCN की स्थापना हुई, मतलब IUCN नाम की जो संस्था है ब्रांच बनी बैठी। अब इसने क्या करा, स्टडी करी, 4 साल तक स्टडी करी, और 4 साल में स्टडी करके एक रेड डाटा बुक, समझ पा रहे हो, रेड डाटा बुक, हिंदी में भी वही है रेड डाटा बुक, हिंदी इंग्लिश सेम है, एक बुक प्रकाशित करी, एक बुक पब्लिश करी, जिसके अंदर इन्होंने क्या करा कि वो सारी संकटग्रस्त प्रजातियां, संकटग्रस्त का मतलब जो खत्म होने के कगार पे हैं, उन सबको उसके अंदर इंक्लूड किया कि कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो खत्म होने वाली हैं, उसको उसके अंदर मर्ज किया। उसका बुक का नाम था रेड डाटा बुक, इजीली याद कर लेना, ठीक है, रेड डाटा बुक, जो 1972 में, तो 68 के अंदर तो इसकी स्थापना हुई थी, 4 साल स्टडी कर ली तो रेड डाटा बुक आ गई बाहर। ठीक है, पढ़ देता हूं कि इन द व्यू ऑफ द वर्ल्ड वाइड कॉन्स्टेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पूरा यहां तक है SITY, इन द ईयर 1968 अंडर द auspices of United Nations and international organization IUCN was formed after an extensive worldwide 4-year study on plants and animals. A book called Red Data Book was published, ठीक है, was publish कर दी गई कब, by this institution in 1972. This book, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, ये जो मैंने बात लिखी ना, बॉक्स बंद कर रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में यहां से आपको लिख के आना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
कि रेड डाटा बुक क्या है या फिर रेड डाटा बुक किसे कहते हैं। तो दिस बुक एनलिस्ट द disappearing species, their habitat and their present number। यानी कि ये बुक उनके लिए उनके डेटा को स्टोर करती है, इस पुस्तक में लुप्त हो रही जातियां जो खत्म होने वाली है, या फिर उनके आवास तथा वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है, अभी प्रेजेंट में कितने और बच गए हैं, उन सब की संख्या को सूचीबद्ध की करती है रेड डाटा बुक। 1 मार्क्स में अलग से आएगा रेड डाटा बुक में किसकी जानकारी मिलती है या फिर रेड डाटा बुक क्या है। तो जो प्रजातियां खत्म हो गई है या फिर खत्म होने के कगार पे उन सब की एक लिस्ट बनाती है और ये बताती है कि प्रेजेंट में अब कितनी संख्या उनकी और रह गई है। ठीक है, अब बात करता हूं IUCN की। तो IUCN हैज डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड इनटू 5 कैटेगरीज। IUCN ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको प्रजातियां, जीव प्रजातियों को 5 कैटेगरी में बांटा है। अब वो 5 कैटेगरी आपको अलग से पूछ सकता है। कैसे? या तो पूछ सकता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज यानी कि जो संकटग्रस्त है, सॉरी विलुप्त प्रजातियां वो क्या होती है, इनके बारे में अलग अलग भी 1-1 मार्क्स में पूछ सकता है। इसलिए 1-1 मार्क्स के लिए भी तैयारी करनी है, 3 मार्क्स के लिए भी तैयारी करनी है, 5 मार्क्स के लिए भी तैयारी करनी है। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज का मतलब ये है कि स्पीशीज विच आर नो लॉन्गर फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो अब विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं मिलती। जैसे कि डोडो पक्षी कंप्लीट खत्म हो गया, डायनासोर कंप्लीट खत्म हो गया, अब नहीं मिलता डोडो बर्ड और डायनासोर कंप्लीट खत्म हो गया। ऐसे जो बिल्कुल खत्म हो गए वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहलाती है, वो एक्सटिंक्ट कहलाएंगे यानी कि वो विलुप्त कहलाएंगे। दूसरा इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब है स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये वर्ज VERG, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि वो जो ऐसी प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पे मतलब खत्म होने वाली हैं, जैसे चीता, बाघ वगैरह। ये 2-4 एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। चीता, टाइगर, लेपर्ड, ये वो हैं जो जल्दी संख्या कम होती जा रही है। रोजाना सुनने में आ रहा है कि संख्या गिनी जा सकती है। इसका मतलब जो जिसकी संख्या गिनी नहीं जा सकती थी वो आज काउंट में आने लग गई। इसका मतलब ये भी खत्म होने वाली कगार पे है। तीसरा वो है वल्नरेबल स्पीशीज। इसका मतलब ये होता है कि द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग रैपिडली एंड सम एक्सपेक्टेड टू बिकम एन इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा तेज, मतलब अति संवेदनशील प्रजातियां, ऐसी प्रजाति इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका है। वो है याक, नीलगिरी, लंगूर, कोबरा। कोई 2-3 एग्जाम्पल लिख देना। अभी 2 और पढ़ेंगे तब जाके IUCN ने जो 5 कैटेगरी बताई थी ये तैयार होगी। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से पहले कैसे बनेंगे कि IUCN की जो 5 कैटेगरी बताई IUCN के द्वारा 5 बताई गई श्रेणियाँ लिखो। सिर्फ अकेला क्वेश्चन आ सकता है तो 5 आपको ये लिखेंगे। एक तो वो जो खत्म हो गई, एक वो जो खत्म होने के कगार पे हैं, एक वो जिनकी लगातार संख्या खत्म हो रही है, और 2 और बताऊंगा। तो ये 5 कैटेगरी अच्छे से लर्न करनी है। IUCN के बारे में पूछे तो ये लिखना है कि IUCN नाम की संस्था या ब्रांच 1968 के अंदर स्थापित हुई, 1968 में ये बनी, 4 साल की स्टडी करी है। 1972 में 1972 में एक बुक लॉन्च करी, रेड डाटा बुक, जिसके अंदर पूरी जो स्पीशीज खत्म होती जा रही है या फिर जो होने वाली इनके सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। नंबर 2 जो खत्म होने की कगार पे, मतलब बिल्कुल खत्म होने वाली है। नंबर 3 जो बहुत तेजी से खत्म होती जा रही है, जिनकी संख्या लगातार बड़ी मात्रा में संख्या घटती चली जा रही है। और नंबर 4 है रेयर, यानी कि जो फिर कुछ खास जगह रह गई बस, यानी कि दुर्लभ प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो प्राय सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई या जिनकी संख्या बहुत विरल है। जैसे एग्जाम्पल, कोई 2 एग्जाम्पल लिख देना, लाल भेड़िया और हेनान गिब्बन, यानी स्पीशीज विच आर यूजुअली लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया या फिर हुज नंबर इज वेरी स्पार्स, यानी कि एग्जाम्पल रेड वुल्फ और हेनन गिब्बन। ठीक है, हेनान गिब्बन। तो ये इस बात को समझते हुए चलना। नंबर 4 है वो जो फिक्स कुछ खास जगह रह गई बस, बाकी खत्म होती चली जा रही है। ये नंबर 4 हो गई रेयर, जो बहुत कम देखने को मिलती है। और सबसे डिफरेंट है 5वीं, इनसफिशिएंटली स्पीशीज, यानी कि वो जो अपर्याप्त रूप से, इसका मतलब ये है कि इनका कोई अता पता ही नहीं है भाई, ये नॉलेज में ही नहीं है, जानकारी में ही नहीं है, इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कौन सी प्रजातियां होती है। तो जिनका पता ही नहीं चल रहा और खत्म होती चली जा रही है, तो फिर उनको इन 4 कैटेगरी में, देखो एक्चुअल में 4 कैटेगरी है, ये 5वीं तो वो है जो पता ही नहीं, जिसका इनसफिशिएंट है,
जिनका अपन को पता ही नहीं है, एक्चुअल में तो 4 ही है। तो अब इनका पता नहीं है तो इसलिए इनको क्या करा, इन 4 में रख ही नहीं पाए अपन। भाई ये रेयर हैं, मतलब दुर्लभ हैं, या फिर ये विलुप्त हैं, या फिर खत्म होने वाली हैं, अब पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो इनको 5वें ग्रुप में रख दिया जिनका अपन को पता ही नहीं है, यानी कि दीज स्पीसीज अबाउट विच सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज नॉट नोन एंड हैंस कैन नॉट बी केप्ट इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, यानी कि इनके बारे में पता नहीं है, इनकी जानकारी नहीं है, इसलिए इनको इन चारों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में हम नहीं रख पा रहे हैं। ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उन्हें उक्त का मतलब इन ऊपर वाले चारों में से किसी भी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जा सकता। ये 5 कैटेगरी आपको अच्छे से 2-2 एग्जाम्पल के साथ में लर्न करनी है। 5वें का कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जिसका पता ही नहीं उसका क्या एग्जाम्पल होगा, राइट। अब ये तो होगी इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। वेरी गुड, ध्यान रखना 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल एफर्ट्स, तो आपको ये 5 पॉइंट तक और शुरुआत में मैंने 4-5 लाइन जो लिखवाई थी ना, वो पूरा आंसर लिख के आना है। अब आएगा नेशनल एफर्ट्स, यानी कि राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। तो ये किए जा रहे हैं कि जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको कि जो नेशनल एफर्ट्स हैं, जो राष्ट्रीय प्रयास है, सबसे पहले क्या हुआ कि हमेशा कोई भी काम किया जाता है क्योंकि नेशनल लेवल पे काम हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि देश अपने पूरे एक मिलकर ट्रीटी या संधि करता है कि चलो भाई हम इसके अंदर एक काम करेंगे, मतलब एक इस बायोडाइवर्सिटी के लिए हम इसके लिए कुछ काम करेंगे। तो इन्होंने एक संधि करी, एक ट्रीटी करी, जिसका नाम था CBD। ठीक है, CBD की फुल फॉर्म अगर आप चाहते हो तो लिख देता हूं, वैसे फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, और वो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। हालांकि फुल फॉर्म अगर याद नहीं होती तो कोई जरूरत नहीं है, ये जो ट्रीटी है वो वैसे भी CBD के नाम से जानी जाती है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब मेरी बात सुनो, तो इन्होंने क्या करा कि एक ब्राजील का शहर है, आपको पता है, रियो डी जेनेरियो। तो देखो मैंने नोट्स आपके बहुत ही शानदार बनाए हैं। ये वाली लाइन मैंने क्या करा कि 3-4 लाइन लिखने से बेटर है अपन उस चीज़ को ब्रैकेट में लिख दें। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नोट्स का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को अपन मेंटेन करके चल रहे हैं। देखो क्या कि मैंने ये लिखा कि 1992 के अंदर एक संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और वहाँ पर यह कहा गया, CBD के नाम जानी जाएगी ट्रीटी, उस पर यह किया गया कि हम क्या करेंगे, मिलके इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो कीपिंग इन माइंड द, तो ये जो ट्रीटी हुई थी ब्राज़ील में, इस ट्रीटी में भारत ने बहुत अच्छी इसमें क्या बोलते हैं इंटरेस्ट लिया कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए। इसीलिए इस बात को मैंने लिख दिया आपके कि जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD। अब ब्रैकेट में लिख दी बात, तो टीचर क्या सोचेगा कि बच्चे को कितना नॉलेज है, कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये बात मैंने ब्रैकेट में लिख दी। तो अपन शॉर्ट में पूरी बात कह दी। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD जो 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो शहर में, ब्राज़ील के अंदर, जो ब्राज़ील के अंदर पड़ता है, ब्रैकेट क्लोज। आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संधि, ब्रैकेट वाली बात लिख दी, उसके बाद में के प्रति जो संधि हुई थी ना CBD, उसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002, ध्यान रखना इस एक्ट का क्या नाम था, जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया, जिसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पूरी बात सुन लो कि कीपिंग इन माइंड द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD जो 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो के अंदर, ब्राज़ील देश के अंदर ये शहर है, ब्राज़ील देश का शहर है ये। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2002 मेड द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ध्यान रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बना, तो आपको लिखना है 2002 में। ठीक है, विद द फॉलोइंग 3 मेन ऑब्जेक्टिव, जिसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। तो भारत का इस प्रतिबद्धता का मतलब था भारत का इंटरेस्ट था कि हाँ यार संधि में हमें वाकई इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, इसलिए फिर इन्होंने एक एक्ट बना दिया कि चलो फिर हम एक एक्ट बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो 2002 में बना तो 2002 के नाम से जाना जाएगा, 2005 में बनता तो 2005 के नाम से जाना जाता है, ये वाली बातें होती है। ये 2002 में बना था। तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे, 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे भाई। कोई भी अब अपन कोई एक्ट या कानून बनाते हैं ना, तो उसके कुछ मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं कि भाई क्यों बना रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। तो ऑब्जेक्टिव ये थे
कि जैव विविधता का संरक्षण करना है, ये तो सिंपल सी बात है, इसीलिए तो काम कर रहे हैं अपन। तो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऐसे ही याद हो जाएगा। दूसरा, जैव विविधता का ऐसा उपयोग होना चाहिए जो लंबे समय तक उपलब्ध रहे। हाँ ठीक है, अपन यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सच ए वे दैट इट कैन रिमेन अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम या सस्टेनेबल लाइफ टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी आप यूज़ करो भाई, जैसे अपने फर्नीचर की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इस हिसाब से यूज़ करो कि वो कुछ बच सके, उसकी वो कहते हैं ना कि उसकी वो प्रजाति भी खत्म ना हो, ठीक है, उसकी स्पेसीज भी खत्म ना हो और वो आगे लॉन्ग टाइम तक चलती रहे, आने वाली पीढ़ियों के भी काम आती रहे। ये बात भी सही है। फिर तीसरा, देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जो यानी कि जैविक संसाधन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी होने वाले प्रॉफिट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाले समान वितरण होना चाहिए, मतलब कि हर किसी को उसका यूज़ करने का मौका मिलना चाहिए। वरना पैसे वाले लोग जो ज़्यादा होते हैं वो इनमें जो महंगी महंगी चीज़ें होती है, चाहे वो लकड़ी हो चाहे कोई सा भी काम हो फर्नीचर वगैरह का, तो वो लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो गरीब या पूरे जो कमज़ोर तबक्के के लोग हैं वो इसका यूज़ नहीं कर पाते। तो समान वितरण होना चाहिए ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रॉफिट मिल सके। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूटिलाइजेशन है, ठीक है, ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री सो दैट इट कैन रीच टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके 3 बायोडाइवर्सिटी एक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव थे। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। यहाँ तक ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, नेशनल लेवल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो इंटरनेशनल खत्म हो गए, नेशनल पढ़ रहे हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखना। अब इन तीनों उद्देश्यों को, जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जैव विविधता एक्ट 2002 में त्रिस्तरीय संगठन बनाया। जो ये त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान था, इसमें देखो मेरी बात सुनना, कि इन ऑर्डर टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स देयर इज ए प्रोविजन ऑफ 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन इन द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब करा क्या कि 2002 में कहा कि चलो ये एक्ट तो बन गया, इसके 3 ऑब्जेक्टिव अपन ले लिए, लेकिन इन्होंने क्या करा कि किस किस लेवल पर हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। तो जैसे हमारी सरकार के कितने अंग हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट है जो राज्य के अंदर काम करती है, उसके बाद में फिर नीचे लोकल लेवल आपको पता है, जैसे मुख्यमंत्री है, उनके नीचे फिर आपको पता है मिनिस्टर कैबिनेट बैठती है पूरी, उसके नीचे फिर आपको पता है एमएलए आ जाते हैं, उसके नीचे प्रधान आ जाते हैं, पंचायत समिति सदस्य आ जाते हैं, सरपंच आ जाते हैं, मतलब एक ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता जाता है। वैसे ही इन्होंने भी क्या करा कि जो बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें बचाना है तो फिर इसके लिए भी एक से लेयर बननी चाहिए। ठीक है, तो 3 स्तर बनाए इसके, 3 टायर। ठीक है, वो 3 स्तर कौन कौन से बनाए, एक बार मैं इसको तो आप नोट करो, उसके बाद मैं आपको लिखवा रहा हूँ 3 स्तर कौन कौन से थे, किसके लिए, इस एक्ट के अंदर बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। ठीक है, हाँ, तो जो 3 श्रेणियां थी, जो 3 टायर थे, वो ये थे, एक तो नेशनल लेवल के ऊपर, एक स्टेट लेवल के ऊपर और एक लोकल लेवल के ऊपर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर। स्थानीय का मतलब हो जाता है जो लोकल, जैसे अपने ऐसा मान लो कि कॉलोनी है या फिर अपना छोटा मोटा शहर है, ठीक है, गांव में गांव हो गया, थोड़ी बड़ी पंचायतें हो गई, वो सब। और स्टेट का मतलब समझते जब पूरा राजस्थान एक स्टेट है तो राज्य हो गया। नेशनल का मतलब पूरे भारत में, तो पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर तो हो गया राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये एक बोर्ड बना दिया, एक चेन बना दिया, मान लो एक डिपार्टमेंट बना दिया, यहाँ पर पूरे भारत के अंदर सुनवाई की जाएगी। ठीक है, और एट द स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर बना दिया जैव विविधता बोर्ड, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना दिया। और जो लोकल लेवल है, नीचे का स्तर लास्ट का, एट द लोकल लेवल, यानी कि स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियां, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। ठीक है, तीनों आपको याद करना है। इस तरीके से वो क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। नेशनल पे पूछे तो नेशनल का लिख देना है राष्ट्रीय स्तर पर, और इंटरनेशनल का पूछे तो इंटरनेशनल का भी लिख देना, जो मैंने पहले करवाया था। ये 3-3 नंबर में आ सकता है, या फिर 6 नंबर का एक साथ आता है, तो फिर नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, दोनों आपको एक साथ लिख के आना 6 नंबर के लिए। फिर मैंने आपको यहाँ पर एक नोट लिखा है, जो अलग से एक क्वेश्चन मान लेना, आप छोटा क्वेश्चन मान लेना, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आने के चांस है। क्या कि भारत में एक्चुअल में ना, भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु और जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में, यानी कि ऐसा कहा कि भाई सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे देखो पर्यावरण, एनवायरमेंट, पेड़ पौधों, पशु पक्षी सबसे मिलकर बनता है, आपको पता है वन,
जल, वायु, ये सब आपस में लिंक है। तो इनको एक कह दिया कि एक ही दायरे में ले आओ, ठीक है, यानी कि इनको सेम लैब में ले आओ, इनटू द सेम लैब, सबको एक ही दायरे में ले आओ का मतलब है सबको एक साथ, कहते हैं ना एक ही छत के नीचे, वो वाली बात है, एक ही दायरे में ले आओ। तो इनमें लाने के उद्देश्य से वो करा क्या इन्होंने कि दिनांक 2 जून 2010, डेट याद रखना, 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ध्यान रखना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है 1 मार्क्स में, कि पर्यावरण, वन, जल, वायु सबको एक ही दायरे में लाने के लिए किसका गठन हुआ, तो आप लिखेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण। कब हुआ, 2 जून 2010, ठीक है। और इंग्लिश में बोल देता है, इन इंडिया द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2010 with an objective of bringing the environment, forest, water, air and biodiversity laws into the same lab, ठीक है, वेरी गुड। और एक फिर यहाँ 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिर बनता है कि जो राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण बनाया गया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो मुख्यालय भोपाल, भोपाल का मतलब मध्य प्रदेश, भोपाल किस में पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वैसे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, मतलब एमपी की। तो द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन हेड क्वार्टर इन भोपाल, तो ध्यान रखना भोपाल के इनका हेड क्वार्टर या फिर मुख्यालय है। वेरी गुड, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, मैंने अभी तक जो आपको 2 क्वेश्चन कराए, एक तो इंटरनेशनल लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर, वो दोनों क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के ही थे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या एफर्ट्स यानी प्रयास किए जा रहे हैं नेशनल लेवल पर, तब तो वो आंसर लिखना है। लेकिन एक क्वेश्चन और है, जो लास्ट क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर का, वो ये है कि राइट द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता संरक्षण के प्रकार लिखिए, कितने प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन या उसका संरक्षण किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आना है, 2 टाइप है, 2 टाइप में पहला टाइप अपन पढ़ेंगे अभी। तो पूरी बात सुनो कि जैव विविधता संरक्षण, पहले थोड़ा क्या है कि आंसर को लिखने से पहले 1-2 लाइन अगर बन सके तो बना दी मैंने, वो लिखना जरूरी होता है, अच्छा आंसर बनता है। कि जैव विविधता का संरक्षण से मतलब क्या है कि ऐसे प्रयासों से हैं जिनसे जीन्स का मतलब जैसे अपन पढ़े आनुवांशिकता खो देते हैं अपनी, तो जीन्स बने रहना चाहिए, प्रजाति बनी रहनी चाहिए, उनका आवास बना रहना चाहिए, इकोसिस्टम का मतलब उनका जो रहते हैं वो चारों ओर का वातावरण, पर्यावरण उनको एडजस्ट करते हुए रहना चाहिए, इन सब का संरक्षण हो, वही जैव संरक्षण कहलाता है। यानी कि जैव विविधता का संरक्षण से तात्पर्य ऐसे प्रयासों से हैं जिनसे जीन्स, प्रजाति, आवास, इकोसिस्टम का संरक्षण हो, उनका मतलब उनको बचाया जा सके। द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू प्रोटेक्ट द जीन्स, स्पीसीज, हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम, ठीक है। और एट प्रेजेंट की मैं अगर बात करूं, वर्तमान की बात करूं, तो वर्तमान के अंदर बायोडाइवर्सिटी के 2 प्रकार हैं। वर्तमान में जैव विविधता संरक्षण निम्न 2 प्रकार से किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज करंटली प्रिजर्व्ड इन 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट है स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन। इसका सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आया हुआ भी है, फिर सुन लो, ये आएगा कि इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं, 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछेगा, या फिर इतना सा पूछ ले 1 मार्क्स में कि कितने टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो 2 टाइप्स और सिर्फ उनका नाम लिखने, एक तो ये, दूसरा भी लिखवा दूंगा आगे, सिर्फ नाम लिखना है। लेकिन अगर ये 3 मार्क्स में आ जाए तो फिर अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ पूरा आंसर लिख के आना है। पूरी बात समझ में आ गई? देखो मेरे नोट्स जो होंगे वो परफेक्ट नोट्स होंगे, उन्हीं में से 1 मार्क्स का बनेगा, उन्हीं में से 2, 3, 5, 6 जितने बनने उन्हीं में से बनेंगे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिख के आना है, वो ध्यान दो मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मार्क्स में आएगा तो क्या करोगे, सिर्फ नाम लिख के आओगे, ठीक है, ओके। 3 मार्क्स में आएगा तो जो मैं लिखवा रहा हूँ पूरा आंसर लिख के आओगे। और डेफिनेशन पूछिए ओनली फॉर इन सिटू की, तो फिर ये डेफिनेशन लिख के आ जाना, ठीक है, स्वस्थानीय की। तो हाँ ऐसा सड़क हो गया वो, यानी कि द ऑन-साइट कंजर्वेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच इज मेंटेन्ड बाय द मैन इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। यानी ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। मतलब जो खुद इंसान करता है कि उसके एरिया में जैसे जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंसान उसको वहाँ का माहौल प्रोवाइड करवा देते हैं,
ऐसा मान लो कि जैसे आप जहाँ रहते हो उनके आसपास में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है ना, मतलब जैव विविधता बहुत सारी पाई जाती है, तो आपको पता चल गया कि हमारे यहाँ पर किस किस की प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने पानी प्रोवाइड करा दिया, आपने रहने का वो स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब सब कुछ समझ रहे हो, इंसानों के द्वारा किया गया, ठीक है, खुद के द्वारा, मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण किया जाता है। अब सुनो, इसके अंदर क्या क्या रखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सिटू, पूरा समझना। तो देखो कि जिस संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षण करना होता है, जैसे आपने देखा कि यार हमारे पास में ये प्रजाति है, ऐसा मान लो कोई आपके पास कोई बर्ड है जिसकी गर्दन ऐसा मान लो कि रेड कलर की, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रेड कलर की है, और आपने सोचा यार ये तो बहुत कम होती चली जा रही है, बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब तो ये रही नहीं, तो आपने इसको बचाना शुरू किया, इस स्पैरो को, या फिर ऐसा मान लो इसको पक्षी को आपने बचाना शुरू किया। तो आपने क्या करा कि जो प्रजाति संकटग्रस्त है, ठीक है, जो प्रजाति क्या है कि द इंडेंजर्ड स्पीशीज विच इज टू बी प्रोटेक्टेड इज प्रोवाइडेड विद इट्स ऑन नेचुरल हैबिटेट, फेवरेबल कंडीशंस एंड सेफ्टी। तो आपने देखा कि यार ये संकटग्रस्त है, तो उसके अनुसार आपने क्या करा, उसको चयन किया, और फिर आपने देखा कि इसको कैसा आवास चाहिए, मतलब इसको कैसा घर चाहिए रहने के लिए, तो आपने उसको प्राकृतिक आवास दिया, फिर उस प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थितियां आपने और उनकी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ये ध्यान रखना, इसके अंदर क्या क्या रखा जाता है कि जो भी इंडेंजर्ड है, यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनको हम उनका नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाते हैं, और जो जो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है उनका हम समाधान करते हैं, उनको सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। किसके अंदर, इन सिटू, यानी कि स्वस्थानी के अंदर, ठीक है। अभी इसके अंदर और भी लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है कि कहाँ कहाँ पर ऐसे प्रोटेक्शन के लिए कंजर्वेशन पार्क या कंजर्वेशन गार्डन बने हुए हैं, वो भी अपन को इसी के अंदर लिखना है। तो अभी ये ध्यान रखना, अभी ये पूरा नहीं हुआ है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इन सिटू, ओके। हाँ, तो इसके लिए क्या 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 करा गया है कि फॉर दिस बायोस्फीयर रिजर्व, अब देखो अगर आपको ये नंबर याद रह जाए ना तो कर लेना, अच्छी बात है, नहीं रही तो नाम तो याद कर ही लेना कि बायोस्फीयर रिजर्व 14 बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू आपकी बुक, नेशनल पार्क्स 99, प्रोटेक्टेड रिजर्व्स 47 एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 523 523, ठीक है, हैव बीन सेट अप इन इंडिया। उनको बचाने के लिए, उनके रक्षा करने के लिए हमने क्या कर रखा है, जीवमंडल रिसर्च 14 बनाए हैं, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य 99 बनाए हैं, संरक्षण रिजर्व 47 बनाए हैं, ठीक है, और वन्य जीव अभ्यारण्य 523 स्थापित किए जा चुके हैं भारत के अंदर। समझ पा रहे हो, इन इंडिया। ये अगर आपको नंबर याद रह जाते हैं तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, आपको कम से कम के 2-3 नाम तो याद कर लेना कि बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स है, प्रोटेक्टेड, ये 2-3 बात याद कर लेना, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, ऐसे याद कर लो तो क्या अच्छा आंसर बन जाएगा। सेकंड है नंबर 2 एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि बहिस्थानीय, होता तो अंतः स्थानीय, इन सिटू, और ये एक्स सिटू बहिस्थानीय मतलब बाहर। ये क्या होता है कि इस विधि में संकटग्रस्त प्रजाति व जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल समझते हो, यानी कि उनको क्या होगा कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं या कोई भी प्रजाति हो, फिर कोई जंतु हो, उनको अपन क्या करेंगे, प्राकृतिक आवास जहां वो रहते हैं वहां से उनको दूसरी जगह लेके जाएंगे, और वहां पर क्या करेंगे, बाहर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार करेंगे उनके लिए। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम आवास उनको प्रदान किया जाएगा ताकि उनको बचाया जा सके। इन दिस मेथड द इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिफिशियल हाउसिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल हाउसिंग आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, जहां वो रहते हैं वहां से कोई दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि देखो वो वैसे ही इंडेंजर्ड है, मतलब कि संग्रस्त है, तो वहां पर हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हम उनको वहां का एटमॉस्फेयर जो उनको चाहिए, जो नेचुरल हैबिटेट चाहिए, जो प्राकृतिक आवास चाहिए, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो फिर उनको वहां से दूसरी जगह लेके जाएंगे और वहां पर उनको आर्टिफिशियल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, कृत्रिम। फिर इनके लिए अपन ने वाकई कुछ करा है, क्या करा है? फॉर दिस प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट स्पेसीज, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज एक्सेट्रा हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, यानी कि हमने क्या करा है, इनके प्लांट को और प्रोटेक्शन करने के लिए और बॉटनिकल गार्डन बनाए हैं, सीड बैंक मतलब बीज बैंक जहाँ बीज रखे जाते हैं वो बनाए हैं, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बनाई है, उनकी स्थापना करी है। इनके तहत या इसके तहत वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन, बीज बैंक यानी कि सीड बैंक, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज, ठीक है, की स्थापना की जाती है या फिर की गई हैं। समझ गए? इसमें क्या होगा,
जैसे बीज बैंक में क्या होगा, हाइब्रिड बीज तैयार किए जाते हैं ताकि एक अच्छी वैरायटी वो, और समझ गए, या फिर इनके बीजों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि जो एक्चुअल में बीजों को सुरक्षित रख लेंगे तो क्या होगा, इनकी प्रजातियों को खतरा नहीं रहेगा कि आने वाले पीढ़ियों में या आगे फ्यूचर में अपन उनको वापस बो सकेंगे। ये सारी बातें हैं। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, टिश्यू कल्चर, इनमें टिश्यू को रखा जाता है स्टोर करके। तो ऐसे बहुत सारी लेबोरेटरी, उनको आपको एक दो का नाम याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर है अपन, ये तो आपने देखा ही होगा, चिड़ियाघर देखे होंगे, एक्वेरियम जहाँ पर फिश को रखा जाता है। ये आदि की स्थापना की हमने जंतुओं के संरक्षण हेतु, ठीक है। बर्ड हाउसेज, एक्वेरियम एक्सेट्रा आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, उनको बचाने के लिए। फिर संकटग्रस्त जो पौधे जंतु हैं उनके जीन्स को, मैंने कहा था आनुवंशिक जो हेरिडिटी सिस्टम खत्म ना हो उसके लिए जीन्स को, जो कि अंकुरक्षम अवस्था, मतलब जो अंकुर का मतलब जैसे होता है ना कि वो अंकुर होने वाले हो। जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि भाई मूंग जो दाल होती है या फिर चने की दाल जो होती है उनको भिगोना चाहिए, और जब वो अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित का मतलब उनमें छोटा सा वो भिगोने से 2-3 दिन या 1 दिन से भिगोने से वो अंकुरित हो जाते हैं, उनमें कुछ ग्रीन सा प्लांट निकल जाता है, अंकुरित हो जाता है। वो उस समय उस अंकुरक्षम अवस्था में जीनो बैंक में उसको सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनको जीन को बचाया जा सके। जहां पर जीन को स्टोर या सुरक्षित रखा जाता है जीनो बैंक कहलाती है। द जीन्स ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन देयर जर्मिनेशन स्टेज इन द जीन बैंक। जर्मिनेशन स्टेज का मतलब अंकुरित अवस्था। ये था आपका चैप्टर 8 नंबर का। और ये एक छोटी सी ये फुल फॉर्म लिखा ना मैं भूल गया था IUCN की, तो आप IUCN की फुल फॉर्म अगर 1 मार्क्स में पूछे हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो आप लिख सकते हो। इंटरनेशनल, I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ हिंदी में और इंग्लिश में। ये दोनों फुल फॉर्म भी याद कर लेना, अच्छी बात है। इस तरीके से 8 नंबर का जो चैप्टर था बहुत ही ईजीली अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और ये गारंटी है कि इन 8 नंबर के इस चैप्टर में जो मैंने नोट्स बनवाए हैं उनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सिंगल मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि नोट्स लाइन टू लाइन बनाए गए हैं। जो ऑथेंटिक बुक राजस्थान बोर्ड ने जारी की, इस बुक से नोट्स बनवाए मैंने आपको, बहुत ही परफेक्ट नोट्स। देखो ये ब्रैकेट मैंने बातें लिखवाई, अगर मैं चाहता तो इनको अलग अलग लिखवाता तो 4 लाइनें और ख़राब होती, बेहुदा थ्योरी बनती। मतलब नहीं है, शॉर्ट में सारी बातें आ जाना, यही नोट्स का एक स्टैंडर्ड नोट्स का तरीका होता है। तो स्टैंडर्ड नोट्स के तरीके से 8 नंबर तैयार करवाए हैं मैंने। इसके 3 वीडियो आपको मिले होंगे, आज का लास्ट वीडियो था ये। आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो 8 नंबर की तैयारी कर लो, चाहे 1 मार्क्स का आ जाए, चाहे 2 मार्क्स का आ जाए, चाहे 3 मार्क्स का आ जाए, चाहे 4 मार्क्स का आ जाए, चाहे 6 का आ जाए, 5 का, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप नहीं छोड़ोगे। अगर नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, बुक के पीछे वाले कहीं पर भी सारा मर्ज इसके अंदर है, सब कुछ इसको मिक्स करके नोट्स बनाए गए हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखे हैं तीनों अच्छे से, तो मैंने हर बात ये भी बताई कि यहाँ से 1 मार्क्स का आ सकता है, यहाँ से 3 मार्क्स का आ सकता है, फिर 5 मार्क्स से बताई हुई हर बात, वो बात आपको नोट करनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, साथ का साथ लर्न करना है, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी करो। ओके।